ऑल ऑफ यू। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा। आज 10वां दिन है, 11वां दिन है, मीन्स आज विसर्जन हो रहा होगा। तो हम लोग की जो सीरीज थी 3 मिनट सीरीज, उसको कंटिन्यू करते हैं। फोटोसिंथेसिस चैप्टर हमने लिया है, C3 साइकिल और हमारा C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन हो चुका है। हम बात करते हैं C4 पाथवे में। आपको पता है C4 पाथवे सिर्फ C4 प्लांट में होता है। इसमें सिर्फ एक सेल नहीं, दो सेल्स होते हैं। ऊपर की तरफ मतलब सुपरफिशियली मेसोफिल होता है और नीचे की तरफ बंडल शीथ होता है। चलिए ध्यान दीजिए कैसे क्या होता है यहाँ पे। देखिए, ये CO2 है, ये CO2 है, ये अंदर आता है, अंदर मतलब एटमॉस्फेयर से H2O से मिलता है और बाबू यहाँ पे बना लेता है HCO3 माइनस H3S मतलब बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है वो 3 कार्बन वाला फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये दोनों जब मिलते हैं तो 4 कार्बन का एक फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं OAA। तो पहला जो स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन और ये दूसरा स्टेप हो गया जिसे हम बोलते हैं क्या, फिक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ये होता है कार्बोक्सिलेशन। शब्दों पे ध्यान देना, अगर लिख रहे हो तो लिख लेना कार्बोक्सिलेशन। ये भी 4 कार्बन का है। ओ ए थोड़ा सा स्टेबल होता है, आगे जाके ये टूटेगा नहीं, इसलिए हम मैलिक एसिड या एस्पर्टिक एसिड में इसको चेंज कर लेते हैं, जो कि खुद 4 कार्बन का होता है। फिर ये हमारा ये जाएगा, ये ऊपर का जो मेसोफिल सेल है वहां से जाएगा मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर के, तो तीसरा स्टेप हो जाता है ट्रांसपोर्ट। और ये चला गया कहाँ पे, ये आपका चला गया बंडल शीट सेल। ठीक है ना, आपने देखा इतने स्टेप अभी तक। अब ये 4 कार्बन वाला मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड 2 पार्ट में टूट जाएगा। 3 कार्बन का पायरुविक एसिड, तो एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन से निकल गया CO2। यही सबका डिफरेंस है। मीन CO2 जो है बंडल शीट में एक ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पे CO2 बनता है जिसकी वजह से इसको CO2 की कमी नहीं पड़ती। समझ गए ना, ये फायदा होता है C4 प्लांट को। अब ये CO2 कहाँ चला जाएगा, C3 साइकिल में या केल्विन साइकिल में चला जाएगा और शुगर बन जाएगा। शुगर बनाने का काम यहाँ भी केल्विन साइकिल ही करेगा। अब देखिए जो पायरुविक एसिड है उसको हम फिर से ट्रांसपोर्ट, इसे हम इसको इस स्टेप को बोलते हैं, यहाँ का चौथा स्टेप है, जिसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 का निकलना। फिर ये पायरुविक एसिड को हम ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे मेसोफिल सेल में। ये आपका 5वां स्टेप हो गया ट्रांसपोर्ट। क्यों ले जा रहे हैं, ताकि हम फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पैदा करें, रीजनरेट कर सके, जो कि 6वां स्टेप होगा। और रीजनरेट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये साइकिल चलती रहे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ATP खर्च करेंगे। कितने ATP खर्च करेंगे बाबू, और यहाँ पे जो केल्विन साइकिल होता है इसमें कितनी ATP खर्च होती है बताइए। यहाँ पे 3 ATP, एक CO2 के लिए और 2 NADPH खर्च होता था। ठीक है, फिर यहाँ से साइकिल ऐसे चलेगी। तो कुल मिला के हमारे पास कितना ATP खर्च हो रहा है बाबू, 5 ATP खर्च हो रहा है यहाँ पे, और कितने NADPH, 2 NADPH खर्च हो रहे हैं। तो 6 एक CO2 के लिए है, तो 6 CO2 यानी कि एक ग्लूकोज के लिए क्या होगा, 5 गुणे 6 कर देंगे 30 ATP, और 2 गुणे 6 कर देंगे तो 12 NADPH। यानी कि अगर आपको C3 प्लांट में शुगर बनवाना है तो 18 ATP खर्च होते थे और 12 NADPH, और C4 प्लांट में अगर आपको शुगर बनवाना है तो 30 ATP खर्च होगी। ठीक है ना, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले CO2 आया, SCO3 माइनस बन गया, इसके प्रेजेंस में H2O जो कि प्लांट में है, सेल में है। PEP जो था फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, इसने 3 कार्बन का मिलकर बना दिया 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OA, इसको कन्वर्ट किया गया मैलिक एसिड में या एस्पर्टिक एसिड में, जो 4 कार्बन का था। इसको ट्रांसपोर्ट किया गया मैलिक एसिड को, कहाँ पे, बंडल शीट सेल में, जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, यानी कि एक कार्बन से निकल गया, बचा 3 कार्बन पायरुविक एसिड। फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया गया हम लोग कहाँ पे, वापस मेसोफिल सेल में ट्रांसपोर्ट हुआ, और फिर जनरेट हो गया किसमें, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ताकि ये साइकिल चलती रहे। ये देखिए मैंने यहाँ बनाया, जो ऊपर वाला पार्ट है सेल वॉल है, जो उसके नीचे वो है आपका मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में गैप है, इसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। ऊपर की तरफ क्या रखना, मेसोफिल सेल, नीचे की तरफ बंडल शीट सेल। दैट वाज ऑल अबाउट क्या, C4 प्लांट।